Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर 10 उपनिवेशवाद और देहात। तो पहले हमको ये जानना है कि उपनिवेशवाद और देहात होता क्या। तो हम सभी जानते हैं कि उपनिवेश शब्द का अर्थ है गुलामी और उपनिवेशवाद का अर्थ गुलाम बनाने वाली विचारधारा होता है। तो उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है? गुलाम बनाने वाली विचारधारा को उपनिवेशवाद कहते हैं। तो आगे चलते हैं। देहात शब्द को अक्सर गांव या ग्रामीण जीवन पद्धति व्यतीत करने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में देखा जाता है। अर्थात उपनिवेशवाद और देहात अर्थ औपनिवेशिक शासन का यानी अंग्रेजी शासन का भारतीय ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब अंग्रेजी शासन का भारतीय ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आप देखते हैं पलासी का युद्ध। तो पलासी का युद्ध कब हुआ था आपका? 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। इसमें बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसको। तो 1757 में बंगाल की एक जगह पलासी में बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध हुआ। इसे ही पलासी का युद्ध कहा जाता है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और अंग्रेजों की सेना के बीच युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और यहीं से भारत में अंग्रेजों के शासन की शुरुआत हुई। मतलब पलासी का जो युद्ध था, यहां से ही अंग्रेजों का शासन जो था भारत में धीरे धीरे क्या हो गया, उनका इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गया था। तो चलिए जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखेंगे कर व्यवस्था। तो बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने कर वसूलने की व्यवस्था बनाई। तो अंग्रेजों के दौर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कर व्यवस्था प्रचलित थी। पहला था इस्तेमारी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त बोलते हैं। रैयतवारी दूसरा था आपका, और तीसरा क्या था? माहलवारी व्यवस्था। तो जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब इस्तेमारी बंदोबस्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत में औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल स्थापित किया गया था। यही वो प्रांत था जहां पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पूर्ण व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयास किए गए। ठीक है। तो सर्वप्रथम इस्तेमारी बंदोबस्त कहां लागू किया गया? आपका बंगाल में लागू किया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं। 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त बंगाल के राजा और तालुकदारों के साथ लागू किया गया। उस समय कार्यवाली गवर्नर जनरल था। इन्हें जमींदार कहा गया और उनका कार्य सदा के लिए निर्धारित कर का संग्रह किसानों से करना था। इसे सूर्यास्त विधि भी कहा जाता। मतलब इस्तेमारी बंदोबस्त था क्या? तो इस्तेमारी बंदोबस्त में जमींदार को नियुक्त किया जाता था। जमींदार क्या करते थे? गांव के जितने भी किसान हैं उससे कर वसूल करके किसको देते थे? आपका अंग्रेजों को देते थे। अंग्रेज साल का कर एक निर्धारित कर देते थे, इतना कर उनको देना पड़ता था और उनका एक डेट होता था और उस डेट में सूर्यास्त होने से पहले उनको ये कर दे देना होता था। तो अगर कोई जमींदार सूर्यास्त होने के पहले ये कर नहीं दे पाता था तो उसको ये कर दुगनी कर दी जाती थी और कभी कभी पे उनकी जमीन को नीलाम भी कर दी जाती थी। आगे चलते हम लोग। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जिसे प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदा नीलाम कर दी जाती थी। मैंने अभी बताया कि जो कर नहीं चुका पाते थे उनकी क्या करते थे? संपदा को नीलाम कर देते थे। और सूर्यास्त विधि भी क्या था? सूर्यास्त विधि यही था आपका कि एक निश्चित डेट दिया जाता था, उसके सूर्यास्त होने से पहले उनको अंग्रेजों को कर देना पड़ता था जमींदारों को। अगर वो कर वसूल के अंग्रेजों को ये सूर्यास्त से पहले नहीं दे पाते थे तो क्या करते थे? उनकी जमीनों को नीलाम कर दिया जाता था या तो उनके करों को दुगना कर दिया जाता था। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू करने के उद्देश्य। तो इसके अनुसार कंपनी को अस्थायी रूप से राजस्व की राशि नियमित रूप से प्राप्त कर सके। मतलब अगर इस्तेमारी बंदोबस्त लागू कर देने से क्या हुआ था? उन लोगों को एक फिक्स अमाउंट उन लोगों के पास आता था। सब जमींदार उनको जो
उनका फिक्स अमाउंट था, उनको देते थे टैक्स के रूप में, तो इनका राजस्व क्या होता था, राजस्व में वृद्धि होती थी। आगे चलते हम लोग बंगाल विजय के समय परेशानी को दूर करने के लिए, और बंगाल के विजय के समय उनके पास जो जो परेशानी थी उसको ये वो सोचे कि इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करने से क्या हो जाएगा, ये दूर भी हो जाएगा। आगे चलते हम लोग 1770 में बंगाल के ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था दयनीय तथा संकटपूर्ण स्थिति का सामना करी थी, और 1770 में जो बंगाल की जो ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था थी वो बहुत ही दयनीय हो गई थी और संकटपूर्ण स्थिति का सामना कर रही थी। आगे चलते अकाल की स्थिति की पूर्ण आवृत्ति होने के कारण कृषि नष्ट हो रही थी और व्यापार पतन की ओर अग्रसर भी हो रहा था। आगे चलते हम कृषि निवेश के अभाव में क्षेत्र में राजस्व संसाधन का अभाव हो गया था और व्यापार पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। ये इस्तेमारी बंदोबस्त से पहले की ये सब घटना है, जो जो परेशानियों का सामना हो रहा था ग्रामीणों के द्वारा और वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा। तो जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हम लोग आगे देखते हैं। कंपनी इस व्यवस्था में जमींदारों को भूस्वामिनी बल्कि कर संग्राहक बना दिया। कंपनी ने उन्हें वफादार बनाने का मौका दिया, परंतु इस कंपनी ने धीरे धीरे नियंत्रण कर शासन तथा कार्य प्रणाली को अपने अधिक कर सीमित कर दिया। मतलब कंपनी ने जो जमींदार थे उनको भूमि स्वामी नहीं बनाया था, उनको उनका संग्राहक बनाया था, यानी उन लोगों को किसानों से लगान लेके उनको देना होता था, एक निश्चित अवधि तय की जाती थी, उसी में देना होता था धीरे। लेकिन अब वो सोचते थे कि इससे क्या होगा कि जमींदार जो है उनके वफादार हो जाएंगे, परंतु उनको वो उस तरह नहीं, उनको सेना भी रखने की इजाजत दी थी जमींदारों को। अगर कोई लगान नहीं दे रहा है तो वो कंपनी को बोल सकते थे, लेकिन कुछ कार्रवाई खुद से नहीं कर सकते थे, क्योंकि सारी सत्ता किसके हाथों में थी, कंपनी के हाथों में थी। आगे चलते हैं। कंपनी ने ऐसी व्यवस्था को बनाया कि उनके विशेष अधिकार, सैन्य अधिकार, स्थानीय न्याय अधिकार तथा सीमा शुल्क अधिकार समाप्त हो गए। मैंने भी बोला ना कि जमींदारों की सारी शक्तियां छीन ली थी, उनको सेना रखने की भी अधिकार नहीं थी, वो न्याय भी नहीं कर सकते थे। देखिए यहाँ यही बात लिखा है यहाँ पे कि सैन्य अधिकार, स्थानीय न्याय अधिकार तथा सीमा शुल्क अधिकार सारे समाप्त हो गए थे। वो अब ये सब कुछ भी ले भी नहीं सकते थे जमींदार। ठीक है, तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। आगे चलते हैं, देखेंगे अस्थायी बंदोबस्त से जमींदारों की लाभ। तो जमींदार भूमि के वास्तविक स्वामी बन गया और उनका ये अधिकार वंशानुगत बन गया। मतलब जमींदार जो थे वो भूमि के अब मालिक बन गए और उनका अधिकार क्या होगा, वंशानुगत हो गया। वंशानुगत मतलब जमींदार के बाद उनका बेटा, उनके बाद उनका बेटा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी अब ये उनके मालिक रहेंगे, मतलब किसके, जमीन के मालिक रहेंगे, उस जमीन जो कंपनी ने उन्हें दिया। आगे चलते हैं। जमींदार अंग्रेजों की जड़ें भारत में मजबूत करने में मदद करने लगे, और जमींदार अब क्या करने लगे, अंग्रेजों की और मदद करने लगे कि वो भारत में और ज्यादा सशक्त रूप से उभरे। आगे चलते हैं। जमींदार जब जमीनों के मालिक बन गए तो वो कृषि में रुचि लेने लगे और भारत में उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। अब जमींदार जब जमीन के मालिक बन गए तो वो अब क्या हो गया, कृषि में रुचि लेने लगे, जिससे धीरे धीरे उत्पादन और ज्यादा वृद्धि हुआ उत्पादन में। तो इससे क्या हुआ, आपका अंग्रेजी राजस्व प्राप्त करने में और अधिक पैसा मिलने लगा, जिसका लाभ भारतीय जमींदारों को भी हुआ। क्या हो, इसका लाभ भारतीय जमींदारों को भी हुआ। आगे चलते हैं। कंपनी प्रति वर्ष निश्चित आय की प्राप्ति होने लगी। अब कंपनी ने एक अमाउंट तय कर दिया था, फिक्स अमाउंट, अब उनको वो अमाउंट हर वर्ष प्राप्त में होने लगा। बार बार लगान की दरें निर्धारित करने का झंझट खत्म हो गया। अब मतलब कंपनी को जैसे बार बार पहले लगान की दरें तय करनी पड़ती थी, अब जब फिक्स अमाउंट तय होने के बाद अब ये झंझट भी खत्म हो गया। आगे चलते हैं। लगान वसूल करने के लिए कंपनी को अब अधिकारों की आवश्यकता नहीं रही और धन स्वयं जमींदार इकट्ठा करके कंपनी तक पहुंचने लगे। अब क्या हो गया, अब जब लगान वसूल करने के लिए ना, अब कंपनी को किसी भी अधिकारी रखने की झंझट नहीं थी, अब जमींदार खुद धन इकट्ठा कर कंपनी को पहुंचा देते थे। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखेंगे अस्थायी बंदोबस्त के किसानों पर बुरे प्रभाव। तो किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। जमींदार किसानों को बेरहमी से शोषण करने लगे। किसानों का जमीन पर कोई हक नहीं रहा, वह सिर्फ जमीन पर मजदूर बनकर रह गए। किसानों के पास अपनी जमीन बचाने के लिए कोई कानूनी अधिकार नहीं रह गया। समाज में आर्थिक और सामाजिक शोषण बढ़ता गया, जिसके कारण किसान गरीब व जमींदार
धनवान बनते चले गए। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे जमींदार ठीक समय पर राजस्व क्यों नहीं दे पाते थे। तो अस्थायी बंदोबस्त में लगान की रकम बहुत ज्यादा थी और राजा लगान नहीं चुका पाते थे। उसकी संपत्तियों को नीलाम कर दिया जाता था और जमींदारों ने भूमि सुधार की और कोई ध्यान नहीं दिया। वो उनको सिर्फ राजस्व से मतलब था, वो भूमि सुधार की तरफ कहीं भी ध्यान नहीं देते थे, जिससे वो भू राजस्व जमा करने में लापरवाही करते रहे। उनकी बकाया राशि बढ़ती गई। राजस्व को वसूल करने के लिए कंपनी के अधिकारी उनकी भूमि को नीलाम कर दिया करते थे। आगे चलते हैं। राजस्व की दरें और मांगे बहुत अधिक रखी गई थी क्योंकि सरकार सोचती थी कि बाद में राजस्व की मांगे को बढ़ाया नहीं जा सकता। मतलब जो राजस्व की मांगे थी ना वो बहुत ही अधिक रखी गई थी क्योंकि सरकार को लगता था कि बाद में इसमें कोई भी राजस्व की जो ये है दरें हैं उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे जमींदारों की शक्तियों पर नियंत्रण। तो जमींदार की सैन्य टुकड़ी को भंग कर दिया गया, सीमा शुल्क खत्म कर दिया गया जो जमींदार लगाया करते थे, जिससे जमींदारों को लाभ हुआ करता था। उनकी कचहरियों को कंपनी द्वारा चयनित कलेक्टरों की देखरेख में रखा गया। स्थानीय पुलिस का अधिकार खत्म कर दिया गया जिसका प्रयोग करके जमींदार शासन व्यवस्था चलाते थे। कलेक्टरों के समय के साथ साथ सभी प्रशासनिक कार्य करने लगे। यदि जमींदार एक बार कर अदा नहीं कर पाता था तो कलेक्टर तुरंत समन भेज दिया करता था। तो जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं लोग। अब देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जमींदार की स्थिति। तो 1793 के अस्थायी बंदोबस्त के अनुसार जो जमींदार भूमि कर की निश्चित राशि नहीं जमा करवा सकता था उसकी भूमि नीलाम कर दी जाती थी। नीलामी करने की इस व्यवस्था से 75% से अधिक जमींदार अपनी जमीन गंवा बैठे थे। इसके अनुसार जमींदारों को निश्चित भूमि कर जमा करवाना होता था। इस प्रकार जमींदार भूमि कर इकट्ठा करने वाले ही बनकर रह गए। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे सूर्यास्त विधि क्या। मैंने अभी बताया था आपको सूर्यास्त विधि क्या है, लेकिन एक बार आप फिर से जान लीजिए। इस विधि के अनुसार यदि जमींदार निश्चित तिथि से सूर्यास्त होने तक अपना राजस्व नहीं चुका पाते थे तो कर की कीमत दोगुनी कर दी जाती थी और कई स्थितियों में जमींदारों की संपत्ति को नीलाम भी कर दिया जाता था। अब आगे देखते हैं तालुकदार क्या है। तो तालुकदार दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तालुक जिसका अर्थ होता है जिला और दार जिसका अर्थ है स्वामी। इस प्रकार तालुकदार एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसका मुख्य कार्य एक जिले से राजस्व एकत्रित करना होता था। तो इसको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। तो जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।